बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेज़बान कामरान एजाज। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपका भी इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर अभी आपके स्क्रीन के नीचे आ रहा है, 0234751718 पर आप कॉल कर सकते हैं और उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, वेलकम टू इमिग्रेशन विद कामरान। बहुत दिनों बाद आज हमारी मुलाकात हो रही है। मेरे ख़्याल में 3 माह बाद मैं ये शो आज आपके लिए पेश कर रहा हूँ। माज़रत चाहता हूँ, काम की मसरूफ़ियत की वजह से मैं नहीं पेश कर सका। क्लाइंट्स को अटेंड करना होता है, उनको भी टाइम देना होता है, सो इस वजह से ये प्रोग्राम मैंने मिस कर दिया। बट आइंदा आके कोशिश करेंगे कि हर वीक मैं ये शो आपके लिए लेके आया करूँ। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि कितने शौक़ के साथ लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं या कितनी दिलचस्पी रखते हैं इस प्रोग्राम में, यकीन मानें। और मुझे इसका अंदाज़ा तब पता लगा है जब लोगों ने मुझे फ़ोन किया है कि सर आपका शो नहीं आ रहा। लोगों ने मुझे मैसेजेस लिखे हैं, कमेंट्स में भी बहुत लोगों ने मुझे कमेंट्स किए कि कामरान भाई आप नहीं आ रहे, इसकी क्या वजह है? प्लीज़ आप आया करें, इससे हमें रहनुमाई मिलती है। प्लीज़ आप हर वीक आया करें। सो मेरा आपसे वादा है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि हर वीक मैं आया करूँ। थोड़ी सी अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लास्ट वीक मैंने एक वीडियो पब्लिश की थी जहां मैंने एक्सप्लेन किया था कि होम ऑफिस का जो 5 पॉइंट प्लान था, जो उन्होंने पब्लिश किया था दिसंबर में, कि वो स्पाउस वीज़ा सैलरी को बढ़ाना चाहते हैं, केयर वर्कर वीज़ा को भी वो बढ़ाना चाहते हैं, सैलरी फॉर ऑल स्किल्ड वर्कर्स। मुख्तलिफ अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, उस पर आज मैं थोड़ी सी और रहनुमाई आपको दूंगा। लास्ट वीक होम ऑफिस ने डेट्स पब्लिश कर दी हैं कि किन डेट्स पर ये चेंजेस आएंगे। और केयर वर्कर्स के मतलब ऑक्यूपेशन कोड 6145 एंड 6146, उस पर होम ऑफिस ने ये ऐलान किया है कि फ्रॉम 11 मार्च 2024 अगर आप केयर वर्कर वीज़े पर हैं 6145 एंड 6146, आप अपने डिपेंडेंट्स को नहीं बुला सकेंगे। सो दैट्स द फर्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज। अब इस पर अक्सर मुझे ये सवाल आ रहे हैं कि अगर मैं ऑलरेडी हूँ केयर वर्कर वीज़े पर, मैं अपने डिपेंडेंट्स को बुला सकता हूँ या नहीं? द आंसर इज इन शॉर्ट यस यू कैन। अगर आप अभी इस टाइम केयर वर्कर वीज़े पर हैं और 11 मार्च के बाद भी आप उस वीज़े पर रहते हैं, आप फिर भी अपने डिपेंडेंट्स को पाकिस्तान से, इंडिया से या ओवरसीज से बुला सकेंगे। सो दैट्स फर्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। दूसरी जो होम ऑफिस ने हमें अपडेट दी है वो है कि जो स्किल्ड वर्कर सैलरी है, जिसको वो बढ़ाया जा रहा है फ्रॉम 26,200 टू 38,700, उसको बढ़ाया जाएगा ऑन द 4th of April 2024। सो 4 अप्रैल से अगर एज एन एम्प्लॉयर आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं अंडर द स्किल्ड वर्कर वीज़ा, द सैलरी मस्ट बी अ मिनिमम ऑफ 38,700। अब जो लोग यहाँ ऑलरेडी इस वीज़े पर मौजूद हैं, उनका वीज़ा अभी 3 साल का है या 4 साल का या 5 साल का है, उनकी सैलरी जो अभी है वो ही रहेगी। तो उसको ऑटोमेटिकली नहीं बढ़ाया जाएगा। बट अगर फ़र्ज़ करें आपके वीज़े में अभी 1 साल रहता है और जब आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे, एट दैट टाइम आपको जो नई सैलरी रिक्वायरमेंट है जो है 38,700, आपको वो पूरी करनी होगी। अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं, मेरी एडवाइस आपसे ये होगी कि आप अपने वीज़े को एक्सटेंड कर लें। सो 5 साल का वीज़ा आप अप्लाई कर लें, कॉज लेके अप्लाई फॉर अ 5 ईयर एक्सटेंशन। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते। सो अगर आपके पास वो पैसे हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, मे बी द बेस्ट थिंग माइट बी कि आप अपने वीज़े को फ्रॉम 3 ईयर्स टू 5 ईयर्स एक्सटेंड कर लें। द नेक्स्ट अपडेट इज द स्पाउस वीज़ा सैलरी इंक्रीज। जी हाँ, होम ऑफिस इसको बढ़ा रही है फ्रॉम 18,600 टू इनिशियली 29,000, फिर इसको दोबारा बढ़ाया जाएगा टू 34,500, जो होम ऑफिस कहती है लेटर ऑन इन 2024, एंड देन इन अर्ली 2025 होम ऑफिस कहती है कि इसको बढ़ाया जाएगा टू 38,700। अब इनिशियली जो होम ऑफिस इसको बढ़ाएगी टू 29,000, जो डेट हमें दी गई है वो है 11 अप्रैल 2024। पर इस पर भी थोड़ी सी होम ऑफिस ने हमें इंफॉर्मेशन ये दी है कि जो लोग ऑलरेडी इस वीज़े पर है और वो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे, दे विल स्टे ऑन द 18,600 रूट।
सो आपको 2.5 साल बाद ये परेशानी नहीं होगी कि आपको जो नई इनकम रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करनी होगी। यू स्टे ऑन द 18,600 रिक्वायरमेंट। और जो लोग फियांसे वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं और वो अप्लाई करते हैं फ्रॉम बिफोर द डेडलाइन, एंड जब उनकी फियांसे यहाँ आ जाती है या आ जाता है और जब वो शादी करते हैं, एंड दैट इज आफ्टर द न्यू रूल चेंजेस, फॉर एग्जांपल इन मई, जून या जुलाई, आपको फिर भी उस सूरत में ओल्ड रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करनी होगी जो है 18,600। अब अक्सर मुझे ये सवाल आ रहे थे इनकम रिक्वायरमेंट के हवाले से कि सर अगर मेरे पास कैश सेविंग्स हैं, मुझे क्या रिक्वायरमेंट दिखानी होगी। सो अगर अब अभी देखें अंडर द इमिग्रेशन रूल्स, अगर आप अपने स्पाउस को बुलाना चाहते हैं अंडर कैश सेविंग्स, आपको दिखाना होता है कम से कम 62,500। अब क्योंकि जो नए रूल्स आ रहे हैं जिसमें इसको बढ़ाया जाए दी इनकम थ्रेशोल्ड टू 29,000, अगर आप कैश सेविंग्स दिखाना चाहते हैं मिनिमम आपको दिखाना होगा 88,500। बट जैसे मैंने इस प्रोग्राम के स्टार्ट में अर्ज किया कि होम ऑफिस इस इनकम रिक्वायरमेंट को फॉर स्पाउस वीज़ा इसको बढ़ाना चाहती है टू 34,500 लेटर ऑन इन 2024। सो लेटर ऑन अब हम ये नहीं पता कि 3 माह बाद, 4 माह बाद या 6 माह बाद। और फिर हम होम ऑफिस ये भी कह रही है कि अर्ली 2025 इसको बढ़ाया जाएगा टू 38,700। अब जो लोग अपनी वाइफ को स्पॉन्सर करना चाहते हैं अंडर कैश सेविंग्स, मेरी एडवाइस उनसे ये होगी कि आप 38,700 को मद्देनजर रख के पैसे डालें अकाउंट में एज कैश सेविंग्स। so, उसकी अगर हम कैलकुलेशन करें अभी, दैट वुड बी वो बनती है 1,12,750 पाउंड। सो 112,750 पाउंड आपके अकाउंट में कम से कम 6 माह के लिए मौजूद होने चाहिए। फिलहाल तो वो बनते हैं 88,500, पर क्योंकि होम ऑफिस को बढ़ाना चाहती है लेटर ऑन इन द ईयर एंड अर्ली 2025, मेरी एडवाइस आप सबसे होगी फॉर कैश सेविंग्स इट्स बेस्ट टू हैव अ मिनिमम ऑफ 112,750 पाउंड इन योर अकाउंट। एंड द लास्ट अपडेट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था वो है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के हवाले से। होम ऑफिस ने दिसंबर में ऐलान किया था कि इसको भी चेंज किया जाएगा, इसके वो रिव्यू करेंगे। जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में ये जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको वो निकाला जाएगा 20% का, और सैलरीज को भी वो रिव्यू करेंगे कौन कौन से जॉब्स इसमें आते हैं। उन्होंने प्रपोज किया है गवर्नमेंट ने कि इसको रीब्रांड किया जाएगा टू द इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट, और माइग्रेशन कमेटी को इन्होंने ऑर्डर दिया है कि आप हमें एक रिपोर्ट बना के देंगे कि कौन कौन से जॉब्स इस नई इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में शामिल होनी चाहिए। और ये जो डेट इन्होंने दी है वो है 23 फरवरी 2024। सो नेक्स्ट मंथ, नो दिस मंथ, एंड ऑफ दिस मंथ तक माइग्रेशन कमेटी ये रिपोर्ट तैयार कर देगी। फिर उसके मुताबिक उस शॉर्टेज ऑक्यूपेशनिस्ट को अपडेट किया जाएगा, एंड फिर हम देखेंगे कौन कौन से जॉब्स में आपको मिल सकेगा डिस्काउंट। सो दिस इज़ द करंट स्टेट ऑफ प्ले। सो ये है इस वीक की अपडेट्स। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। नाजरीन, बेशुमार कॉलर्स वेट कर रहे हैं, बगैर कोई टाइम ज़्यादा किए देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो, यू लाइव ऑन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी यार, सब ठीक हो? जी ठीक ठाक, आप सुनाएं, ठीक है आप? अच्छा पूछना, हाँ जी बिल्कुल ठीक। मैं पूछना ये सीगा कि साढ़े जो बच्चे है ना वो ओवर 18 है सारे, एक है अंडर 18 ब्रिटिश नेशनल, ठीक है जी। ठीक है उन्होंने वीज़ा मिल गया सारा जो ओवर 18 ਸੀਗੇ। जी जी ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 10 years route, right? राइट ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਨਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, जी जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ 18 ਦਾ 20 ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ठीक है। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਅੰਡਰ 18 ਨੇ? 1 ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 16 है। 16। ठीक है, मैं देना ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। दूसरी जी जी ये पूछना सी बड़ा एक
ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਫਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਾਉਂਸਲ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਫਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ? £100 ਜਾਂ £200? ਕੀਤਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੇਪਿੰਗ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ Vaping. ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਹਾਂ, vaping ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਰਵ ਕਰਤਾ ਰੋਂਗ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਓਕੇ, ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਵਰਕਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਓਵਰ 18 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਈਅਰ ਰੂਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਈਅਰ ਰੂਟ ਤੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯੂਕੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅੰਡਰ 18 ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਓਵਰ 18 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ, ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਓਵਰ 18 ਹੋ ਜਾਣ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈफ ਨੂੰ ਵੀज़ा इशू कर देगी। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, यू लाइव ऑन एयर। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम सलाम। कामरान भाई, मेरे 2-3 क्वेश्चन है, प्लीज तो इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। कोशिश करेंगे, बट आप कोशिश करें कि इसको 2 सवाल तक रखें, क्यों आजकल क्या हो रहा था कि लोग 4, 5 या 8 सवाल पूछ लेते हैं, थोड़ा सा वो मुश्किल हो जाता है। बट शुरू करें मेरे भाई, बिस्मिल्लाह। सर, मैं एसएलएम सीकर हूँ, मेरा एसएलएम जो है ना वो रिफ्यूज हो गया ना, तो अभी मुझे अपील पे डाला होगा, अगर अपील कर सकते हो आप तो मुझे बस ये कहना है, जो रिफ्यूजल लेटर में जो पॉइंट दिए हुए है वो अपील में सिर्फ वही क्लियर करवाने हैं कि कुछ और भी मुझे ऐड करना पड़ेगा? और सेकंड क्वेश्चन है कि ये जज के सामने मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा केस को या मेरा लॉयर करेगा? और थर्ड क्वेश्चन है कि अभी अपील हियरिंग में कितना टाइम लगता है, मतलब 2 महीने में, 6 महीने में, 4 महीने, कितने टाइम बाद जो है ना ये मेरा अपील हियरिंग आएगा? प्लीज ये बस तीन क्वेश्चन है बस। थैंक यू। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि किस पॉइंट्स पर साइलम की अपील लड़ी जाती है, अगर आप नए पॉइंट्स रेज कर सकते हैं या नहीं, या अगर होम ऑफिस कोई नए पॉइंट्स रेज कर सकती है या नहीं। ज़्यादातर जिस चीज़ों पर आपका रिफ्यूज़ल होता है उसी पॉइंट्स पर अपील लड़ी जाती है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर होम ऑफिस कहती है कि जी हम समझते हैं कि आपकी जान को ख़तरा नहीं है, होम ऑफिस उस दिन अपील में यही चीज़ साबित करने की कोशिश में होगी कि नहीं, आपकी जान को ख़तरा नहीं है, आपने ये सबूत नहीं दिए और इस वजह से आपको वीज़ा ना दिया जाए। अब यहाँ आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि असाइलम अपील में कि क्योंकि इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि अगर आपने अपनी प्राइवेट लाइफ या फैमिली लाइफ यहाँ इस्टेब्लिश कर ली है अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, उसका आप ज़रूर जिक्र कर सकते हैं। क्योंकि जब भी कोई असाइलम क्लेम डिटर्मिन होता है, पहले तो असाइलम पर उसको तय किया जाता है कि क्या क्या ग्राउंड्स हैं, क्या क्या मेरिट्स हैं, और उसके बाद जज आपकी प्राइवेट लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ आर्टिकल 8 पर भी आपके केस को असेस करता है। सो अगर उसमें कोई जान होती है या कोई बुनियाद बनती है, उस पर भी जज आपको वीज़ा इशू कर सकता है आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल्स। अगर आप अपनी अपील की तैयारी खुद कर रहे हैं, मेरी एडवाइस आपसे ये होगी कि जो ऑब्जेक्शंस हैं रिफ्यूज़ल में उनको एड्रेस करें, नंबर 1। नंबर 2, थोड़ी सी तैयारी करें इसमें कि अगर कोई और चीज़ भी आपको पूछ सकते हैं आउटसाइड द बॉक्स। तो कभी कभी मैंने ये अक्सर देखा है कि रिफ्यूज़ल में एक चीज़ को उन्होंने तस्लीम कर दिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया है, फॉर एग्जांपल कि ये चीज़ हम मानते हैं, बट अपील में आके कभी कभी जो होम ऑफिस का वकील होता है, होम ऑफिस प्रेजेंटिंग ऑफिसर, वो उसको दोबारा उठा देता है इस बात को, और अक्सर क्लाइंट्स, अपेलेंट्स इस चीज़ में फंस जाते हैं कि उन्होंने इस चीज़ पर तैयारी नहीं की होती और वो कोई गलत जवाब दे देते हैं, और फिर उसको लेके होम ऑफिस जज को
कन्विंस करती है कि देखें इस बंदे को वीज़ा ना दिया जाए। सो पूरी तैयारी करें अपने अपील पर। जहाँ तक आपका ये दूसरा सवाल था कि उस दिन कौन जाता है, आपका सोलिसिटर जाता है या आप ख़ुद भी जा सकते हैं? दोनों आप जा सकते हैं। आपका सोलिसिटर भी आपको रिप्रेजेंट कर सकता है, आप खुद भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन बेहतर क्या होता है कि वहाँ एक बैरिस्टर को इंस्ट्रक्ट किया जाए जो आपका सारा केस पढ़ के आपके लिए जज के सामने वो सबमिशंस करे। सो इट विल बी बेस्ट इन माय ओपिनियन टू हायर अ बैरिस्टर। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके पास पैसे नहीं हैं, फिर आप अपने आप को खुद इन पर्सन रिप्रेजेंट कर सकते हैं या अपने सोलिसिटर को कह सकते हैं जो आपका लीगल एड सोलिसिटर है कि प्लीज़ आप जा सकते हैं मेरे लिए वो सबमिशंस कर दें। अगर वो भी जाने को तैयार नहीं है, फिर कम से कम ये ज़रूर करें कि एक स्केलेटन आर्ग्यूमेंट बनवा लें अपने सोलिसिटर से और वो कम से कम आप जज को पेश कर दें। और फिर जब आप जाएंगे खुद इन पर्सन, जज उसको पढ़ के उसको पता होगा कि किस बेस पर आपका केस लड़ा जा रहा है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा जो सवाल आपने मुझे पूछा कि आजकल कितना टाइम लग रहा है अपील्स डेट्स में आने में, इट्स एवरेज इन माय ओपिनियन 4 to 6 months। पर वो भी डिपेंड करता है कि अगर आपने स्टेप्स फॉलो किए हैं, अगर होम ऑफिस ने उन डेडलाइंस को फॉलो किया है, कभी कभी इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है और इससे कम भी हो जाता है। सो इट डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस। अच्छा, एक और जो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था इस वीक, वो है स्पॉन्सर लाइसेंसेस पर। अक्सर मैंने ये देखा है कि एम्प्लॉयर्स स्पॉन्सर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लाइसेंस इनको मिल जाता है, बट फॉर्म में उन्होंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी होती है और उसकी वजह से जब कोई एप्लीकेंट अप्लाई करता है चाहे यूके से या पाकिस्तान से, उनका लाइसेंस रिवोक हो जाता है और जो एम्प्लॉयज़ थे उन सब का वीज़ा कैंसिल हो जाता है। और मेन वजह मैंने ये देखी है कि एम्प्लॉयर्स आजकल अनक्वालिफाइड लोगों को हायर कर रहे हैं। अभी इस वीक एक क्लाइंट आए मेरे पास, उनकी वाइफ ने अप्लाई किया फॉर अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा अप्रूव हो गया। जब उनकी वाइफ यहाँ आई एट द एयरपोर्ट, वहाँ उन्होंने चेक्स किए और उन्होंने ये बताया उनको कि आपकी जो वाइफ का एम्प्लॉयर है उसका लाइसेंस एक दिन पहले रिवोक हो गया और इस वजह से हम आपको एंट्री रिफ्यूज़ कर रहे हैं। जब वो क्लाइंट मेरे पास आया, उसका जो एम्प्लॉयर था, उसका जो लाइसेंस जो रिवोक हुआ था, उसकी जो डिसीजन है वो मेरे पास लेके आया। उसमें मैंने पढ़ा और उसमें काफ़ी गलतियां थी लाइसेंस एप्लीकेशन में, जिस वजह से होम ऑफिस ने उनका लाइसेंस रिवोक कर दिया। और इसकी जड़ क्या थी कि एम्प्लॉयर ने अपने अकाउंटेंट से एप्लीकेशन फिल करवाई थी। एंड दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम कि आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होते हैं एक स्पॉन्सर लाइसेंस के लिए, कभी कभी आप अपने अकाउंटेंट के पास जाते हैं और अकाउंटेंट्स वहाँ क्या कहते हैं कि नहीं जी, हम आपके लिए ये कर सकते हैं, आप हमें पैसे दे दें, आपको सोलिसिटर की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह एक लॉयर एक डॉक्टर का काम नहीं कर सकता, जिस तरह एक डॉक्टर एक अकाउंटेंट का काम नहीं कर सकता, एक अकाउंटेंट एक लॉयर का काम नहीं कर सकता। सो अगर एम्प्लॉयर्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक स्पॉन्सर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मेरी आपसे गुजारिश होगी कि प्लीज़ किसी लॉयर से करवाएं, कि वो आपको सही तरह एडवाइस कर सकता है कि आपके पास क्या क्या प्रोसेसेस होने चाहिए इन योर ऑर्गेनाइजेशन, इन योर बिजनेस, और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको पूरी करनी चाहिए ताकि आपको बाद में आके कोई मसला ना हो। प्लीज़, सो अगर अगेन मैं इसको रिटेट करूं कि इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अ स्पॉन्सर लाइसेंस, प्लीज़ गो थ्रू ए सोलिसिटर, एन एडवाइज़र, ए लीगल प्रोफेशनल। नाज़रीन, एक कॉलर वेट कर रहे हैं, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिस्टर कामरान भाई। वालेकुम सलाम। जी शुक्र अल्लाह का, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत बड़ा अच्छा चल रहा है, हम थैंक बहुत यू। एंजॉय करते हैं, देखते हैं। थैंक मेरा यू। एक दो सवाल है मेरे भाई। जी जी। एक्चुअली मेरा वाइफ जो है वो उसके लिए मैंने बच्चे के थ्रू पे फी वेवर पे अप्लाई किया है। फी वेवर एज Okay. ब्रिटिश डिपेंडेंट। मेरा बच्चा जो है ब्रिटिश है और वाइफ जो है कोई So, स्टेटस नहीं है उसका। एक मिनट होल्ड करें। तो वो सॉरी एक मिनट होल्ड करें। जो जिसके लिए आपने अप्लाई किया वो कौन है? वाइफ के लिए अप्लाई किया ना? यस। वाइफ है। एक्चुअली मेरा एक और वाइफ है, लेकिन मैंने वाइफ नहीं शो किया नहीं है। ये सो दूसरा किसकी wife है। एप्लीकेशन आपने सबमिट की है अभी? मैंने सेकंड वाइफ की किए है,
और वो वाइफ तो कहाँ है, वो पाकिस्तान में या यूके में है? नहीं यूके में है, लेकिन वो ओके, मैंने बच्चे के थ्रू एज अ ब्रिटिश आई चाइल्ड अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, या हाँ, आपने फी वेवर अप्लाई उसके किया है, ठीक है। फी वेवर के लिए अप्लाई किए हैं, लेकिन वो फी वेवर जो है अभी इस महीने 25 तारीख को 5 महीने पूरा हो जाएगा, जवाब नहीं आ रहा है। हम बहुत वरी है ठीक है, मैं इसके देता हूँ लिए। आपके सवाल का जवाब, बहुत शुक्रिया। जी जी, दूसरा सवाल और आपका जो है पूछें। दूसरा सवाल, अगर इनको वीजा मिल जाए 2.5 साल का, वो मैं किस बुनियाद से 5 साल के लिए स्विच कर सकता हूँ? एक आपका सवाल क्या है। स्टेटस है? मैं तो ब्रिटिश हूँ, मेरा नहीं, ओके, मेरे वाइफ का, मेरा मतलब सवाल का ठीक मेरे है, मैं वाइफ देता का हूँ आपके वीजा। सवाल का जवाब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जो पहला सवाल आपने पूछा कि आपने फी वेयर एप्लीकेशन सबमिट की है और अभी तक जवाब नहीं आया, इस पर आजकल होम ऑफिस काफ़ी टाइम लगा रही है, मैंने देखा है अक्सर 5 to 6 मंथ्स लग रहे हैं फी वेयर के जवाब आने में। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि अगर आपकी वाइफ को वीज़ा मिल जाता है और बाद में उसको आप स्विच करना चाहते हैं, प्रोवाइडेड कि आप इनकम रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करते हैं जो अभी बढ़ने वाली है टू 29,000, आप अपनी वाइफ को स्विच कर सकते हैं टू स्पाउस वीज़ा रूट। बट इसमें पोटेंशली एक मसला भी आ सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं, वो आपने डिक्लेयर नहीं किया, सो वुड योर रिलेशनशिप बी वैलिड और नॉट। और जो अभी आपकी जो वाइफ हैं जिसके साथ अभी आप रह रहे हो, जिसकी एप्लीकेशन आपने सबमिट की है, इससे कितना टाइम हो गया, सो ये भी इसका आपने ख्याल रखना होगा कोई भी एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, यू लाइव ऑन है। हेलो, वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है जी। जी शुक्र अल्लाह का, आप ठीक है मेरे भाई? तो भाई जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, हम बड़े रेगुलर देखते हैं। थैंक यू तो सो मच। बाद आप अच्छा, एक बात बताएं, एक मिनट बताएं, जो टिकटॉक पर वो शोज होते हैं उससे बेहतर है या नहीं? बहुत बेहतर है जी, बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है जी। तो अच्छा आपको अच्छा, देखता रहता हूँ। आज थैंक तो यू। मैं कहाँ पर नहीं था, घर पे था, तो चले चलो बात हो बाद गई। में हम इसको अपलोड करेंगे ना यूट्यूब पर, फिर आपने हाँ, पूरा तो शो मेरा देखना है इंशाल्लाह। एक क्वेश्चन है जी जी, कि मुझे यूके में हो गए हैं 17 साल। ओके, पहले मैं परमिट पे आया था, उसके बाद वो वस्ती हो गया, ठीक है, एप्लीकेशन वगैरह नहीं डाली, क्योंकि मेरे से मामले हो गए थे, ठीक है, कल तक उसने किए। तो अभी मेरे लिए क्या हो सकता है? मुझे 17 साल हो गए हैं। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर आपने एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिट नहीं की, मेरा मशवरा आपसे होगा कि आप फौरी तौर पर एप्लीकेशन सबमिट कर दें, और इसकी वजह यह है कि आपके 17 साल हो गए हैं और जिस टाइम पीरियड में आजकल होम ऑफिस जवाब दे रही है विच इज़ वेरी स्लो, आई थिंक बेहतर होगा कि आप फौरी तौर पर एप्लीकेशन सबमिट कर लें। सो प्लीज़ किसी सॉलिसिटर के पास जाके ज़रूर अपना केस एक दफ़ा डिस्कस कर लें और वो फिर आपको इन डिटेल में एडवाइस कर सकेगा। जो अक्सर मैं देखता हूँ, एक प्रॉब्लम जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ये जो लॉन्ग रेजिडेंस एप्लीकेशंस होते हैं जहाँ लोग अप्लाई करते हैं अंडर 15 ईयर्स, 17 ईयर्स, 18 ईयर्स, या वो 20 ईयर रूल को सेटिस्फाई करने की कोशिश में वो अप्लाई करते हैं, कि आपके पास तकरीबन हर साल का प्रूफ होना चाहिए। अगर वो नहीं होता फिर उसमें मसला आ जाता है और होम ऑफिस फिर आपके एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देती है। सो फौरी तौर पर एक सॉलिसिटर के पास जाके एडवाइस ले लें। मेरी एडवाइस आपसे ये होगी कि आप एप्लीकेशन सबमिट कर दें जल्द से जल्द। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं अहमद बात कर रहा हूँ स्कॉटलैंड से। How you doing? You right? I'm doing no bad. So basically I've applied for my mom's spouse visa. My dad's got a British passport and I'm their only child with British passport as well. Okay. And my mum has been ill quite recently. She had gone through like chemotherapies and like whatnot, like I'm sorry to extensive hear medical. that. Right. Like thank you, brother. And my question is, we applied for knowledge English language exemption and applied for a visa through solicitor and like Scotland, but it got refused. Okay. So And sorry, sorry. let me just stop you there for a minute. So Yeah, sure. the exemption that you submitted, what was that? So the exemption, like there was like a knowledge waiver form. Okay. All right. And we attached almost every single like Piece of treatment she evidence. had. Yeah. Yeah, as an evidence, and we wrote like a
like An cover letter yeah, explaining everything. Yeah. explaining the situation as well, like, you know, Okay. because I'm an only child. I've got my own like little family as Commitments. well. That's right. Yeah. I was in when she was going through the chemotherapies. I was with her like for the past 6-7 months. Right. So And I literally just go back and somebody I told me understand. about yourself. So is that something you can help at all? Because we are in a very sticky situation right now. Right. And Yeah. somebody told me, because like I'm an only child. My dad like Yeah. got British passport. Compassionate, and, compelling circumstances. Look, Uh-huh. I'm not going to make any false promises to you. Uh-huh. I would have to read the refusal. I'll probably Right, have to have a discussion with you as well over the Yep. telephone or via video. And then if I feel there's merits there where I can help you, I will advise you accordingly. Now, when was the application refused? It was refused earlier this year. So like. Did you lodge an appeal? We have, my solicitor did it. But Okay. I'm not quite keen going through him. Right. So, Okay. So what your best bet will be is if you can email me that refusal. So my email is kejaz, KEJAZ. Sorry, Kamran. I've tried to. So before going with that solicitor, I tried to contact you numerous times. Right, and you with couldn't no get through, avail. right? So that's why. I was back in Pakistan. I was left stranded. I'm so sorry. No, it's all good. It's all good. I didn't have any other option. No, that's So all right. I- But you know what? All is well that ends well, right? And better late than never. If you just email me the refusal and just Right, okay. and along inside the email, just write your name and number. Right, And perfect. hopefully on Monday, I'll endeavor to call you and we'll sit down and have a good chat and find Right, a way okay, perfect. forward. All right? Because they accepted the relationship. You know, the three like Yeah, LGBT, that's the right. criteria. They accepted up to the income and the relationship, but then refused the English knowledge. Like, you know, it was exceptional circumstances, but they never accepted it. So I'm more than happy, as you said, like I'm more than happy to share. Yeah. And we can take it from there. Sounds But good. That's something you can certainly help with. I'd like to think so. I want to read the refusal and then we'll sit down again, devise a strategy. Right, okay. If I can't help you, I'll be open and honest. I'll say, look, I can't help you. I don't want you to waste your time and money here. Right, I think it's best you stick with your current solicitor. All right? Right, okay, perfect. Thank you very much. All the best, buddy. And- Take care. Thank Have a good evening. Thank Bye. नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है. Hello. Hello, you're live on air. हेलो कामरान जी की हाल चाल है जी मैं ठीक ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਮਰਾਨ ਭਾਈਜਾਨ ਜੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੋਲਿਊਮ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਫੋਨ ਦਾ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ Now ਤੁਸੀਂ it's ਪਲੀਜ਼ yeah now it's fine जी उमर ओके कामरान मेरा क्वेश्चन है मैंने एप्लीकेशन डाली थी 10 ईयर रूट पर वीजा एक्सटेंड करने के लिए उसको 6 मंथ हो गए उसका कितना टाइम लग रहा है अभी प्रोसेसिंग होने में ठीक है मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब बहुत शुक्रिया आपके कॉल का आजकल होम ऑफिस ने कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं रखा हुआ बट ऑन एवरेज एक्सटेंशन 9 to लेके 12 मंथ्स में आ रही हैं सो अगर अभी आपका जवाब नहीं आया आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है थोड़ा सा और वेट कर लें मुझे पूरी उम्मीद है कि होम ऑफिस आपको वीज़ा इशू कर देगी नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है हेलो हेलो यू लाइव ऑन एयर हेलो हेलो यू लाइव ऑन एयर अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब वालेकुम सलाम क्या हाल है ठीक हो जी मैं ठीक हूँ आप सुनाए ठीक ठाक हैं आप शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह आपका शो बहुत अच्छा चल रहा है थैंक यू सो मैं मच बहुत टाइम से देख रहा हूँ थैंक यू सो मच थैंक यू मैंने सिर्फ एक ही सवाल पूछा था कि मेरे पास रेफ्यूजी स्टेटस है ठीक है और मैंने अपने बच्चों के लिए अप्लाई किया है तकरीबन 3 महीने हो गया ठीक है तो कितना टाइम लगता है ऐसा मेरे को वकील कुछ नहीं बोलता है ठीक है आपके पास असाइलम स्टेटस है करेक्ट यस ठीक है मैं देता हूँ आपके और कौन सी कंट्री से आपके फैमिली ने अप्लाई किया है पाकिस्तान से ठीक है मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब बहुत शुक्रिया अगर- आप जी जी अगर
केस रिफ्यूज हो जाए तो फिर मैं अपील कर सकता हूँ, और कितना टाइम अपील में लगता है? ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। ऑन एवरेज 3 to 6 months लग जाते हैं। अगर होम ऑफिस आपको अपील राइट देती है, अपील आप कर सकते हैं फ्रॉम आउटसाइड द यूके, बट मुझे नहीं लगता कि होम ऑफिस रिफ्यूज़ करेगी। अगर आप रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर देते हैं कि वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती थी बिफोर यू केम टू द यूके, होम ऑफिस को वो वीज़ा इशू कर देना चाहिए। सो थोड़ा सा और सब्र कर लें। अगेन मुझे उम्मीद है कि होम ऑफिस आपके वाइफ को और उनके आपके बच्चों को वीज़ा इशू कर देगी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, ये था हमारा आखिरी कॉल आज के प्रोग्राम के लिए। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचा सके। एक और रिक्वेस्ट, आपसे मैं कभी भी कोई चीज़ नहीं मांगता। जो एडवाइस हम देते हैं, हम ऑनेस्टी के साथ, इंटेग्रिटी के साथ, तफसील के साथ हम देते हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़, और आपने मेरी रिक्वेस्ट पूरी करनी है कि टिकटॉक पर जाएं और वहाँ आप सर्च में टाइप करें UK इमिग्रेशन 786। वहाँ आपको मेरी प्रोफाइल नज़र आ जाएगी। उसको भी आप प्लीज़ फॉलो करें कि उस पर भी मैं टिकटॉक पर वीडियोस रिलीज़ किया करूँगा ऑन अ वीकली बेसिस। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि कामरान भाई, हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम कैसे मिल सकते हैं? दो तरीक़ेकार हैं। एक तो है कि आप ऑनलाइन जाएं www.kamranandhouselisters.com, क्लिक ऑन बुकिंग्स, और वहाँ आप एक कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं इन पर्सन या ऑनलाइन। या दूसरा है कि आप मेरी रिसेप्शनिस्ट को फ़ोन कर सकते हैं वाई फ़ोन 07818100100, और वो आपको बुक कर सकती है फॉर एन अपॉइंटमेंट इन पर्सन मेरे साथ। हमारा ऑफिस एड्रेस है कामरान एंड हाउस लिस्टर्स, 139 क्रैम्बुक रोड, इल्फर्ड, एसेक्स, IG1 4PU। ऑफिस नंबर है हमारा 0207-183-8888। नेरेस्ट स्टेशन जो है एलिजाबेथ लाइन पर, वो बनता है इल्फर्ड स्टेशन। Thank you for watching. Until next time, Assalamu alaikum.